कि भीड़ से हटकर अपने लिए एक नया जहां ढूंढो। कि भीड़ से हटकर अपने लिए एक नया जहां ढूंढो, कमियां सब निकालते हैं तुम समाधान ढूंढो। हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रासो साहित्य को। और रासो साहित्य, जो हमारा रासो साहित्य है, उसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए और उसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। तब तक जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आज ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं और भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रासो साहित्य को। फ्रेंड्स, रासो साहित्य जो है वो सामंती व्यवस्था की एक प्रकृति और एक संस्कार से जुड़ा हुआ है। और ये जो है पश्चिमी हिंदी प्रदेश से जुड़ा हुआ था। और यह एक भाषा काव्य भी कहलाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो रचना का जो टाइम है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि जो हिंदू राजपूत राजागण थे, उनके दरबारों में जो चारण या भाट कवि रहा करते थे, वो राजाओं के यशोगान का, उनके युद्धों का, उनके संपूर्ण जीवन का यथावत वर्णन करते थे या अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करते थे। और अतिशयोक्ति वर्णन पूर्ण करते थे, उसके लिए मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहूंगी। जैसे महाराणा जो हमारे थे, उनके लिए कहा जाता है महाराणा प्रताप जी के घोड़े के बारे में कि महाराणा की पुतली थी नहीं उस पार, चेतक था उस पार। तो मतलब ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि अभी महाराणा ने अपनी पुतली भी उस पार नहीं घुमाई थी कि जो चेतक था उनका घोड़ा वो उस पार पहुंच चुका था। तो इस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उस समय होते थे। और राजाओं से जो ये चारण और भाट कवि होते थे, उनका सीधा जुड़ाव होता था। और सीधे जुड़ाव होने के कारण इनका सम्मान जो है बहुत ज्यादा होता था समाज में। तो ये बहुत ज्यादा सम्मान पूर्वक इनको देखा जाता था। फ्रेंड्स, जिस तरीके से इनका सम्मान हुआ करता था कि ये लोग जो हैं राजा के संबंध में जुड़े हैं, तो आम जनता जो थी वो कुछ ऐसे कार्य जो वो अपने नहीं करवा पाते थे, राजाओं के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो वो इन चारण या भाट कवियों से कह दिया करते थे और तब वो राजाओं तक इनकी बात पहुंचा दिया करते थे। फ्रेंड्स, इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने विचार दिए कि इसमें क्या क्या था, कैसे कैसे इनको जो ये रासो शब्द आया कैसे हमारे संज्ञान में आया, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने कहा। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो रासो शब्द है वो जैसे मैंने बताया कि रासो साहित्य के बारे में, उसमें एक चीज मैं मिस कर गई थी, वो बताना जरूरी है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा है ये जो अब फ्रेंड्स, इसमें जो अलग अलग हमारे रचनाकार हुए हैं, जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अलग अलग रासों की परिभाषाएं दी हैं अपने हिसाब से। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी जी की। तो गार्सा द तासी जो है, जो लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं और उसकी डीपली नॉलेज ले रहे हैं, उन्हें पता होगा कि गार्सा द तासी एक ऐसा नाम है जो कि पुरानी हिंदी हमारी जो आदि काल से संबंधित जो भी हिंदी है, उसमें इनके विचार अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने फ्रेंड्स इसको जो है कहा, राजसूय यज्ञ से इसकी उत्पत्ति मानी। रासो शब्द की उत्पत्ति की मैं बात कर रही हूँ। गार्सा द तासी ने माना कि इसकी उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी। लाल मनोरिया जी ने इसकी उत्पत्ति जो मानी वो मानी
रहस्य से। उसके बाद नरोत्तम स्वामी ने इसकी उत्पत्ति मानी रसिक शब्द से, कि इसकी उत्पत्ति रसिक से हुई। वही कुछ लोगों ने कहा कि इसकी उत्पत्ति रास या रासक से हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने ये माना कि ये जो रासक है वो भी एक शब्द है, लेकिन उन्होंने काव्य में भी इसको माना, क्योंकि उनके अनुसार जो काव्य रासक छंद में लिखे जाते थे तो वो रासो साहित्य कहलाया। तो ये आपने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे विद्वान हुए उन्होंने किस किस तरीके से अपनी परिभाषाएं दी, और आपको पता चला इसके बारे में। और इसके लिए इसमें एक चीज और रह जाती है बताने के लिए आपको। फ्रेंड्स, अगर आप रासो साहित्य पढ़ रहे हैं और आपको डिंगल और पिंगल भाषा का नहीं पता है तो आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अक्सर जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप कोई भी यूपीएससी, आईएएस या किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पूछा जाता है डिंगल और पिंगल भाषा के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रासो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है डिंगल भाषा में। तो चलिए पहले जानते हैं डिंगल भाषा क्या है। तो डिंगल भाषा जो है वो पश्चिमी राजस्थानी, जो राजस्थानी भाषा है उसकी एक रासो साहित्य जो है वो राजस्थानी साहित्य की एक प्रमुख शैली है। राजस्थानी साहित्य की एक प्रमुख शैली है और ये इसका संबंध राजस्थानी पुरानी हिंदी से भी है। तो डिंगल का मतलब हो गया राजस्थानी एक प्रमुख शैली और जिसका संबंध पुरानी पश्चिमी हिंदी से है। तो ये आपको पता लगा डिंगल भाषा में था, एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पिंगल भाषा क्या होती है। पिंगल भाषा फ्रेंड्स ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा का एक मिश्रित रूप है। तो ये दो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है रासो साहित्य के लिए। और फ्रेंड्स, रासो साहित्य में क्यों, आप अगर आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें ये बहुत यूजफुल है और आपको पता होना चाहिए कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा डिंगल और पिंगल। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रमुख हमारे रचनाकार और जो उनकी रचनाएं हैं उनको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और बोर्ड पे ही मैं आपको समझाना भी चाहूंगी कि किस किस तरीके से, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो रासो साहित्य है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच का जो टाइम था वो रासो साहित्य का माना गया है। और ये आदिकाल में इसको जो है वीर गाथा काल भी कहा गया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था इसको। और इसकी जो समयावधि उन्होंने रखी थी वो रखी थी 1075 से 1375 तक। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ मैंने बताया कि रासो साहित्य की जो समयावधि थी वो 1000 से 1400 ईस्वी तक थी। और फ्रेंड्स, रासो साहित्य का जो अर्थ है वो है विलास या क्रीड़ा, जिसका अर्थ होता है जो खुशी दे। फ्रेंड्स देखिए, विलास है मतलब भोग विलास, या क्रीड़ा या खेलते समय हमें कोई भी आनंद की अनुभूति होती है, चाहे हम चेस खेल रहे हैं चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, तो वो खुशी वाली बात है। फिर है रासो साहित्य आदिकाल से 19वीं शताब्दी तक रहा था। फ्रेंड्स, इसकी अगर टाइम भी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बन रहा है कि रासो साहित्य आदिकाल से कौन सी शताब्दी तक रहा, तो 19वीं शताब्दी तक रहा, तो ये याद रखिएगा। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा और इसकी जो समय सीमा थी वो 1075 से 1375 इन्होंने मानी थी। यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया था, मैं लिख देती हूँ उसको। जैसा कि मैं अभी बता चुकी थी आपको कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो समयावधि थी वो
1075 से 1375 मानी थी। फ्रेंड्स, अब इसमें आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि मैम आपने तो दो दो लिख दिया, हम कौन सा वाला मैम माने। तो फिर बच्चों या स्टूडेंट जो भी आप लोग देख रहे हो, मुझे नहीं पता किस एज ग्रुप के हो आप लोग, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया है तो दोनों ही इन जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है दोनों में दो क्वेश्चन आपके छुपे हैं। देखिए, लाइक अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रासो साहित्य की रचना का टाइम, तो आप आराम से लिखिएगा 1000 से 1400 ईस्वी। और अगर आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, फ्रेंड्स जो लोग ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं उन्हें पता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हमारा काल विभाजन किया था, उस काल विभाजन में आदि काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा। और वीर गाथा काल की जो समयावधि रखी थी वो 1075 से 1375 रखी थी। तो अगर प्रश्न ऐसे करके आता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की समयावधि कौन सी थी, तो आप ये वाली लिखेंगे। तो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, और आपके दोनों क्वेश्चन का समाधान आई होप मैंने आपको कर दिया। फिर देखेंगे जो प्रमुख रासो रचनाकार थे और उनकी रचनाएं। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ रचनाएं लिखी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आती हैं। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, एक दो अटेम्प्ट दे चुके और नहीं क्लियर हुआ है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो चलिए देखते हैं, रचनाकार हमारे चंद बरदाई, और उनकी जो रचना थी वो थी पृथ्वीराज रासो। फ्रेंड्स, ये जो है पृथ्वीराज रासो सबसे पहला हमारा काव्य माना जाता है। फिर है नरपति, इन्होंने लिखा बीसल देव रासो। ये मैंने सीरियल का बहुत ध्यान रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तो ये मैंने सीरियल के हिसाब से ही लिखा है। फिर तीसरा है जगनिक, जो हमारे रचनाकार थे, उन्होंने लिखा नाल है परमाल रासो, परमाल रासो जी के बारे में। फिर शारंगधर खुमान, ये एक रचनाकार थे, इन्होंने लिखा हम्मीर रासो, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और नल सिंह भाट, जैसे मैंने बताया भाट और चारण कवि होते थे, तो यहाँ भाट शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं केवल यही भाट कवि थे, भाट और चारण ये सभी थे, लेकिन यहाँ भाट शब्द का प्रयोग आया है। पता नहीं किस कारण से आया होगा, क्योंकि उस टाइम तो मैं भी नहीं थी, आप लोग भी नहीं थे, आई होप किसी कारण से ही आया होगा, तो मैंने वही यहाँ लिख दिया। नल सिंह भाट, इन्होंने जो है लिखा है विजयपाल रासो। फिर है जल्हड़ रासो, इन्होंने लिखा बुद्धि रासो। और मुंज रासो जो रचना, जो ये चंद रचनाकार, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी फ्रेंड्स मेरे से, यहाँ पे होना था मुंज रासो, यहाँ होना था मुंज रासो, और यहाँ होना था अज्ञात। क्षमा चाहूंगी फ्रेंड्स इसके लिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या करें, ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ भी जो मुंज कवि थे, मुंज रासो जो थे, वो उनकी जो रचनाएं मिली वो अज्ञात है, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी फ्रेंड्स, ये बहुत हद तक तो सफिशिएंट है, बहुत हद तक मैं बात कर रही हूँ। लेकिन क्या रहता है फ्रेंड्स, कुछ चांसेस ऐसे रहते हैं कि हमें लगता है थोड़ा सा और हमें अध्ययन करना है। अगर मैंने आपको ये रचनाकार और उनकी रचनाएं बताई हैं, तो इन रचनाकारों को भी मैं तो बताऊंगी ही, मैं उसके बाद पृथ्वीराज रासो को लेकर के आऊंगी, उसके बाद एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं लाऊंगी। लेकिन आपका भी क्या स्टेप होना चाहिए अगला, आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आप खुद भी इनके बारे में पढ़ें, देखें, और बाकी मैं तो हुई हेल्प के लिए, मैं तो वीडियोस बना बना के डालती ही रहूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो, और वीडियोस में बने रहे आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और फ्रेंड्स, चाहती हूँ आप अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें, इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। आपके लाइक्स, आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए प्रेरणा के ही स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं तैयारी करती हूँ आपकी अगली वीडियो की। मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।